कि आज का जो चीज़ आपको लगता है कि वो फ्यूचर तक चलेगी तो उस पे वर्क करते रहना है और आपको लगता है कि भैया इसका ज़माना आगे जाकर कम भी हो सकता है, तो फिर क्या आपको क्या करना है उस आने वाले नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। देखो सर, दो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। एक तो हमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका ज़माना, यानी कि अगर आपकी शॉप है, आपका कोई व्यापार है, जो मार्केट की डिमांड है उस अनुसार आपको वर्क करना है। यानी कि आज का जो चीज़ आपको लगता है कि वो फ्यूचर तक चलेगी तो उस पर वर्क करते रहना है और आपको लगता है कि भैया इसका ज़माना आगे जाकर कम भी हो सकता है, तो फिर क्या आपको क्या करना है उस आने वाले ज़माने के ऊपर वर्क करना है और उसको बारीकियों से समझना है और उसको हर एक तरीके से अपने में समायोजित करके जाना है, तब जाकर हमें तरक्की मिलेगी, है ना। आज का ज़माना क्या है, डिजिटल के ऊपर चल रहा है, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं। अब आप ऑफलाइन चीज़ें करने लग जाओ तो हो सकता है कि वो हमारी चीज़ें आगे ना चलें। तो आपको अपने व्यापार में क्यूआर कोड रखना पड़ेगा, ऑनलाइन जो भी ट्रांसफ़र अगर आपको अपना माल बेचना वो करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये समय के साथ चलने वाली चीज़ें हो गई हैं। इसी तरीके से चीज़ों को समझो, जहाँ हम पहले पारंपरिक ईंधन से यानी कि कोयले से, तेल से जो हम बिजली उत्पन्न करते थे, ऊर्जा उत्पन्न करते थे, अब उसकी शकल कौन ले रहा है, उसकी शकल ले रहा है RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, ग्रीन एनर्जी। आपको ये भी देखने को मिला होगा कि स्टील की कंपनियां ग्रीन स्टील पे वर्क कर रही हैं। देश की बड़ी बड़ी बिजली उत्पादक कंपनियां भी या अलग कोई कंपनियां भी जो पहले वो किस ईंधन से अपनी चीज़ों को करती थी, अब वो क्या कर रही है, अब वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही हैं। इसी के तहत देखते हुए एनटीपीसी, आपको पता ही है, हमारे देश की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी, सबसे बड़ी। उसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने अपनी सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी उसने बनाई और उसको सुचारू रूप से गत माह में लिस्ट भी करवा दिया और उसकी स्वर्ण जयंती उसने बनाई। उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा है आगे की चीज़ों को कैप्चर करना, रिन्यूएबल एनर्जी को पकड़ना और अपनी क्षमता को बढ़ाना। एनटीपीसी अगर सिर्फ कोयले से ही, ताप ऊर्जा से ही अपनी बिजली का उत्पादन या गैस तेल से करती जाए तो उसको पता है कि आने वाले ज़माने में हम किस तरीके से निर्यात करेंगे, खनन करेंगे, वो सारी चीज़ें बाद में बंद भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि भैया कहीं ना कहीं अब ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें उतरना पड़ेगा और उसने लिस्ट कर दी अपनी चीज़ें। अब इसके IPO का मज़ा लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने इसका फ्यूचर देखा, तो यहाँ अब आपको फ्यूचर जानना है। एनटीपीसी तेल निर्यात हो गया, कोयले का खनन हो गया, बड़े बड़े बांध का निर्माण हो गया। अब उससे अलग सोलर के क्षेत्र में, बायोफ्यूल के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और इसलिए इसने अपना IPO भी लॉन्च किया था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। तो यहाँ से चीज़ों को समझो, बदलाव हो रहा है, एनटीपीसी ने बदलाव किया है और अगर ये पहले ही तरीके से वर्क करती जाएगी तो ये उसके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम की स्थितियाँ भी होती। तो ये एक ग्रीन एनर्जी की तरफ भी इसने कंपनी बना दी है और आगे जाकर ये अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगी। तो यहाँ आज हम काम समझ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अब हाइड्रोजन की तरफ भी कंपनी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी वर्क करेगी, सोलर के ऊपर भी अच्छी खासी कंपनी वर्क करेगी। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है कि इसको एक 500 मेगावाट की सोलर परियोजना SECI के साथ भी इनका एक अनुबंध प्राप्त हुआ है, उसे भी आपको समझकर चलना है। और अभी हाल ही में इसका जो IPO आया है, ये चीज़ें सिर्फ हमें उस हिसाब से नहीं देखनी चाहिए कि भैया बहुत कुछ अच्छा ये एकदम से कर देगी। मैंने आज भी IPO के बारे में, डिविडेंड के बारे में या आपको बोनस स्प्लिट के बारे में अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैं वीडियो बनाई है, ज़रूर देखना। वहाँ सकुमा के ऊपर वीडियो बनी है और चीन क्या कर रहा है उसके ऊपर वीडियो बनी है और दूसरा मैंने आपके लिए HFCL के ऊपर वीडियो बनाई है सार्थक बाजार से में। तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसके अंदर तेज़ी का कारण ये बनता जा रहा है कि इसकी जो एक परियोजना गुजरात ऊर्जा विकास निगम से जो भी 500 मेगावाट की थी सोलर में,
उसके अंदर से 200 सोलर पीवी का जो भी चीज़ें थी उसके अंदर से इसने 37.5 मेगावाट की अपनी चीज़ों को संचालन कर दिया, वाणिज्यिक संचालन स्टार्ट कर दिया है, ये इन्होंने कंपनी ने बताया। तो एक तेज़ी ये भी है कि इसने गुजरात की परियोजना के अंदर से अपने पहले चरण की चीज़ों को स्टार्ट किया है, तो वो भी एक न्यूज़ देखने वाली है। इसका लॉक इन पीरियड जो था, जो एंकर निवेशक थे वो लॉकिंग पे चल रहे थे 1 महीने का, उनका वो कल जो है लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो गया, इसलिए थोड़ी बहुत वो अपने जो भी शेयर हैं अपने खुले बाज़ार में बेच सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एंकर निवेशक अपने सारे शेयर बेचेंगे, उन्होंने क्या इस कंपनी के अंदर अपना फ्यूचर देखा होगा वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी जो लॉक इन है वो आपको 3 महीने का है, वो 24 फरवरी 2025 को उनका भी खुल जाएगा, तो वो भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ लॉकिंग पीरियड के बारे में हमने चीज़ों को समझ लिया और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आगे के वजूदों के बारे में समझा, और जिस तरीके से परियोजना स्टार्ट करता जा रहा है, अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, वो भी हमने चीज़ों को समझ लिया। एनटीपीसी ग्रुप की जो कुल क्षमता अब हो गई है जो करीब 76,598.18 मेगावाट की कुल क्षमता एनटीपीसी ग्रुप की हो गई है। तो यानी कि एक ताप ऊर्जा से और दूसरा ग्रीन ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को अच्छा करके देश के 500 गीगावाट की जो योगदान है ये भी कुछ ना कुछ वहाँ पर देगा। देश की एक बड़ी कंपनी है और इसकी एक सहायक कंपनी के द्वारा जो गुजरात के अंदर इसकी जो भी सोलर पे निविदा आई थी उसके अंदर से इसने 37.5 मेगावाट की भी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। हम चीज़ों को उसके काम के अनुसार, आगे की वृद्धि के अनुसार देखते हैं, ना कि शेयर प्राइस के उठाव चढ़ाव के साथ। हमारा उद्देश्य हमेशा बाज़ार के अंदर तभी टिकने के लिए बनेगा जब हम उसकी चीज़ों को बारीकियों से समझें और देखें कि आगे जाकर कंपनियां किस किस तरीके से वर्क करती हैं। तो आज हमने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की क्षमताएं, उसकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में जाना और आगे भी इस तरीके से हम जानते रहेंगे। मेरा एक ब्लॉग चैनल है सर, मैंने उसके अंदर अपनी एक वीडियो आज भी अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।